दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि ईद से ठीक 2 दिन पहले बिहार में एक बड़ी खबर सामने आई कि किस तरीके से इमारत शरिया के ऊपर जो है हमला करने की कोशिश हुई। खबर यह सामने आई कि इमारत शरिया के पास लगभग 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को बुला लिया गया। इमारत शरिया में ऐसे हालात हो गए मानो वहां कोई आतंकवादी छिपा हुआ था। इस तरह की तस्वीरें सामने आई जो काफी चिंताजनक थी। इमारत शरिया एक ऐसी जगह है जहां पर सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि शरीयत की बात होती है, शरीयत के बारे में शरीयत को लेकर के काम किया जाता है। मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा रिश्ता जो है इमारत शरिया से। लेकिन जब वहां से विवादित खबरें सामने आई तो तमाम मुस्लिम समाज के लोग परेशान हो गए कि आखिरकार मामला क्या है। हम इस मामले को लेकर के आप तक अपडेट पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर दो धाराओं में बटे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अमीर जो हैं जनाब फैसल रहमानी साहब, उनको लेकर के ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो इंडियन नहीं है, वो गैर भारतीय हैं, उनके पास नागरिकता भारत की नहीं है, वो सही इंसान नहीं है, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप कि वो सही एजुकेशन उनके पास नहीं है और तरह तरह के आरोप लगाए गए। वहीं दूसरा पक्ष ऐसा है जो सीधे तौर पर इसमें 2-3 नाम हैं, जैसे मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, इसके अलावा शिबली साहब, इसके अलावा अनीसुर रहमान साहब और दीगर कुछ लोग हैं। उनके ऊपर यह आरोप है कि ये लोग जबरदस्ती जो है इमारत शरिया पर कब्जा करना चाहते हैं और वहां काबिज होकर के कौम मिल्लत के पैसे को लूटना चाहते हैं, बैतुल माल के साथ जो है वो करना चाहते हैं, जो किसी भी तरीके से कबूल करने के लायक नहीं है। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि इमारत शरिया में शाम 7 बजे ठीक इफ्तार के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और वहां तमाम खुलासे कर दिए गए, तमाम मुद्दों पर बात हुई है। अशफाक करीम जानते हैं आप किस तरीके से पूर्व राज्यसभा सांसद है जिन्हें राजद ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, तो बाद में वो जेडीयू में चले गए और आरोप यह है कि उन्होंने इस पूरे मामले में जो है प्रशासन का साथ लिया और ऐसी कार्रवाई करवाई जो किसी भी तरीके से इमारत शरिया जैसे संस्था पर नहीं होनी चाहिए थी। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड एक दीनी, मिल्ली, फलाही, रफाही और शरई तंजीम है। ये मुसलमानान हिंद के दिलों की धड़कन है। ये मुसलमानों के मिल्ली वजूद की रोशन अलामत है, जिसका मकसद इक़ामत दीन अला मिनहाजिन नबुव्वह है। इस इमारत की बुनियाद हमारे बुज़ुर्गों ने, अकाबिर ने कुरान करीम और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में डाली है, जिसका मकसद ये है कि मुसलमान एक शरई अमीर की मातहती में वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, जिसका इस्लाम हम और आपसे तकादा करता है। उसी इमारत शरिया का एक ट्रस्ट है जिसका नाम इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड ट्रस्ट है। आज मौरख़ा 30 मार्च को हज़रत अमीर शरीयत व फ़क्र मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामत बरकातुहुम की सदारत में ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ की एक अहम और खुसूसी नशिस्त मुनक़िद की गई। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि 29 मार्च को चंद लोगों ने जो तूफ़ान बदतमीज़ी की, जिन्होंने गलत तरीक़े पर पुलिस का सहारा लिया और बहुत सारे नाज़ेबा हरकत किए, तो हज़रत अमीर शरीयत, जो अमीर शरीयत भी हैं और ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने फौरी तौर पर ट्रस्ट के अरकान की मीटिंग हंगामी तौर पर तलब की। चुनांचे आज 4 बजे शाम में उन तमाम हज़रात की मीटिंग हुई। आप हज़रात के इल्म में ये बात मैं डाल दूँ कि इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड जो ट्रस्ट है उसके 17 मेंबरान हैं, जिनमें से जो बहैसियत ओहदा होते हैं अमीर शरीयत, नायब अमीर शरीयत, नाज़िम इमारत शरिया, काज़ी इमारत शरिया, मुफ्ती इमारत शरिया, इंचार्ज बैतुल माल। अगर इस हैसियत से हम देखेंगे तो नायब अमीर शरीयत साहब जो हज़रत मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानी साहब हैं, ये जब नायब अमीर नहीं थे उसी वक्त से ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो इस एतबार से एक नाम और कम गया, ट्रस्ट के मेंबरान सिर्फ 16 हो गए। जब ये नशिस्त शुरू हुई तो यहाँ 2 हद से ज़्यादा अरकान ने शिरकत की। उन अरकानों ने जो फ़ैसला किया मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ, उसी के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई कि उन ट्रस्टियों ने क्या फ़ैसला किया है वो उससे आप तमाम हज़रात को और लोगों तक उस पैगाम को पहुँचाया जाए। तो उसमें
یہ بات ٹرسٹ کے ممبران نے طے کی ہے، جسے تجویز کے طور پر ہم پڑھ کر سناتے ہیں کہ 29 مارچ کو عمارت شریعہ پلوائے شریف کے احاطے میں ٹرسٹ کے جن ممبران نے طوفان بدتمیزی کی، عمارت شریعہ کے وقار کو مجروح کرنے، اس کو بدنام کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا، اس پر ٹرسٹ کے تمام ممبران نے پرزور مذمت کی اور اتفاق رائے سے ایسے ٹرسٹیوں کو ٹرسٹ کی رکنیت سے برطرف کرنے کی تجویز پاس کی۔ ان میں خاص کر مولانا ابو طالب رحمانی، مولانا نذر توحید مظاہری، جناب ڈاکٹر احمد اشفاق کریم، جناب ایڈوکیٹ راغب احسن صاحب کے کردار و عمل پر تشویش کا اظہار کیا اور انہیں ٹرسٹ اور عمارت شریعہ سے متعلق ہر طرح کی کمیٹی کی رکنیت سے برطرف کر دیا۔ دوسری تجویز یہ بھی طے پائی کہ 29 مارچ کو عمارت شریعہ مخالف سرگرمیوں میں شریک افراد جو عمارت کے کسی مجلس میں پہلے سے ممبر رہے ہوں، ایسے تمام افراد کو ان کے عہدوں سے برطرف کیا جائے۔ یہ بھی طے پایا کہ ٹرسٹ کی خالی جگہوں کو حضرت امیر شریعت اپنی ثوابدید سے پر کریں گے۔ یہ کمیٹی اس سلسلے میں حضرت امیر شریعت کو مجاز گردانتی ہے۔ امیر شریعت عمارت شریعہ کے بینکوں میں سگنیچری کی حیثیت سے بحیثیت عہدہ میرا نام ہے کہ مفتی محمد سعید الرحمان قاسمی قائم مقام ناظم عمارت شریعہ کا نام شامل کیا جائے اور اس سلسلے میں حضرت امیر شریعت مدد العالی کے دستخط سے بینک مینیجر کے نام خط بھیجا جائے۔ حضرت امیر شریعت نے مولانا محمد شبلی قاسمی صاحب کو عمارت شریعہ سے برطرف کیا۔ یہ مجلس حضرت امیر کی اس فیصلے کی تائید کرتی ہے۔ 29 مارچ کو ناقدہ حرکت کرنے والوں اور عمارت شریعہ کے وقار کو مجروح کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ٹرسٹ ڈیڈ کے دفعہ نمبر 9 میں یہ صراحت موجود ہے کہ امیر شریعت کو نظام امارت میں نقطۂ مرکزی کی حیثیت ہوگی، یعنی ان کا فیصلہ آخری اور حتمی فیصلہ ہوگا۔ ڈیڈ کی دفعہ 12 میں یہ صراحت موجود ہے کہ انتخاب امیر کا حق مجلس ارباب حل وقت کو ہوگا، اور دفعہ 13 میں ہے کہ عدل امیر کا اختیار مجلس ارباب حل وقت کو حاصل ہوگا۔ لہذا جن ٹرسٹیوں نے امیر کا انتخاب کیا وہ غیر شرعی، غیر قانونی، غیر دستوری تو ہے ہی، وہ مضحکہ خیز بھی ہے۔ یہ مجلس اس کی پرزور مذمت کرتی ہے کہ وہ امیر کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹرسٹ کی جو میٹنگ آج ہوئی تھی، جس میں ٹرسٹ کی ٹرسٹ کے اکثر ارکان نے شرکت کی، اس میں یہ تجاویز منظور کی گئی ہیں۔ کون کون ارکان میں شریک ہوئے ہیں یہ ٹرسٹ کی میٹنگ میں؟ اس ٹرسٹ کی میٹنگ میں جو شریک ہوئے ہیں وہ حضرت امیر شریعت، انہیں کی صدارت میں میٹنگ ہوئی، حضرت نائب امیر شریعت حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب، قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی انصار عالم قاسمی صاحب، اور میں محمد سعید الرحمان قاسمی، مفتی احتکام الحق قاسمی صاحب، اسی طرح جناب جاوید اقبال ایڈوکیٹ صاحب، جناب مولانا عارف رحمانی صاحب، ماسٹر انوار صاحب، اور جناب سمیع الحق صاحب، جناب فہد رحمانی صاحب، اور انچارج بیت المال انچارج عرفان الحسن صاحب وغیرہ۔ ان حضرات نے حاجی اکرام صاحب، ان حضرات نے اس میں شرکت کی، ان کا نام لے لیا۔ دنیا میں کہا کہ کسی کی تقرری کے لیے امیر سے اجازت نہیں لی جاتی ہے، کیا سویپر یا مالی ان سب کی تقرری کے لیے امیر کی اجازت درکار ہوتی ہے کیا؟ دیکھیے، عمارت شریعہ میں کسی کی بھی طرف تقرری کے لیے، کسی کی بھی بحالی کے لیے امیر کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ امیر کی اجازت کے بعد پھر اس کو نافذ کرتے ہیں، جو ناظم ہوتے ہیں اس کو نافذ کرتے ہیں، لیکن پہلے تقرری کا امیر سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ وہ بحیثیت رکن شورا ٹرسٹی کتنی بار عمارت آئے؟ اشفاق کریم صاحب یہاں آئے ہیں، کچھ کاموں کو دیکھتے رہے ہیں، کچھ میرے خیال میں جب بھی شورا کی میٹنگ یا ٹرسٹ کی میٹنگ کے علاوہ شاید کبھی آئے ہیں، ایک آدھ دو مرتبہ یاد ہے وہ آئے ہیں، لیکن بہت کم آنا ہوا ہے۔ مولانا ابو طالب سے بیت المال کو کچھ فائدہ ہوا؟ بیت المال کو مضبوطی اور ملی؟ دیکھیے، یہ سوال وہ ہے کہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، یہ بیت المال والے بتائیں گے کہ انہوں نے کیا تعاون کیا ہے، نہیں تعاون کیا ہے، وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ ایک سوال بار بار آتا ہے کہ فہد رحمانی صاحب چونکہ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ عمارت کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، کیوں رہتے ہیں؟ وہ عمارت میں کیا ہے؟ حیثیت عہدہ منصب کیا ہے؟ انجینئر حامد فہد رحمانی صاحب یہ عمارت شریعہ کے ٹرسٹی ہیں۔ وہ اس اعتبار سے کہ ٹرسٹ ڈیڈ میں یہ بات سراحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین یا نمائندہ وہ اس کے رکن ہوئے، اسے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے
इंजीनियर साहब उसके रुकन है। इसी तरह से मजलिस शुरा के भी वो रुकन है, मजलिस अरबाब हल के भी वो रुकन है। तो उनको काम करने ही चाहिए। ये ठीक है, जाहिर है। और कोई सवाल? तो ये शिबली अल कासमी को हटाने जाने की क्या है वजह? भाई इसकी वजह तो हजरत अमीर शेर ही ये बताएंगे। तो बताते हैं ना, तकलीफ आपको बताए होंगे ना कि हमने क्या मामला है, क्या आपको हजरत अमीर शेर ही बताएंगे। जब आपको से बात नहीं हुई नहीं है। तो उन्हीं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस चीज के लिए कागज मौजूद है यहाँ, क्योंकि ट्रस्टी की बात हो रही थी जिसमें 2 लोगों की इंतकाल हो चुकी है। मैंने बता दिया आपको कि मैं जो कागज है, जो ट्रस्ट की डीड है, उसमें 17 अफराद है। अमीर शरीयत को आप मीटिंग में बोला, जब उनको हटाया गया तो उनको तो कारण बताया, उनको नोटिस तो दिया होगा भाई कि आपको ये हटाया दिया गया। वाय मकाम को रखने के लिए और हटाने के लिए कई मरतबा इस पूरे दौरान दसियों मरतबा यहाँ पर जो लोग हैं वो कायम मकाम बन चुके हैं। कायम मकाम को हटाने और रखने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती है, ऑपरेशंस की जरूरत होती है, ऑपरेशनल एक्टिविटी। अमीर शरीयत को लगा कि आप कायम मकाम हो और आप उस चीज़ को फुलफिल करते हैं तो आपको कहीं कायम मकाम बने। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर वजह की जरूरत नहीं। बाकी हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंटरनल इस सीनियरिटी पर कुछ इंटरनल वैल्यूज, कुछ इंटरनल डेटा होता है, उस वजह से उसको पब्लिक किया गया। हो जाएगा वो, लेकिन अभी वो पब्लिक नहीं तो ये माशरे में ये सवाल ये है, वापस कर रही है कि क्या वजह है कि शिबली अल कासमी को हटा दिया गया है? क्या उस पर कोई इल्जामात हैं, कोई गबन का मामला है? देखा आपने इस वीडियो को किस तरीके से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और दीगर और इसमें एक नहीं बल्कि कई उलेमाओं ने, आलिम दीन ने जो है इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले के बाद क्या इस मामले को लेकर के आने वाले दिनों में अपडेट सामने आती है। आपको क्या लगता है कि इस मामले में किसकी गलती है? इमारत शरिया का जो मामला है, इस मामले में अगर अमीर साहब की गलती भी है, अमीर साहब कहीं गलत भी है, तो इस मामले का हल इस तरीके से नहीं निकाला जा सकता कि कुछ उलेमा जो है प्रशासन को बुला लें। अगर ऐसा किया गया है तो ये यकीनन बहुत गलत है और ऐसा करना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। और ये सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि मुसलमानों को आपसी मामलात में उलझाने की कोशिश है। एक तरफ वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के अमीरत कहा सकता है जो इमारत शरिया है और इसके अलावा और जो दीगर मिली तंजीमें हैं वो मिल करके लड़ाई लड़ना चाहती है, तो यहाँ हालात ये हो गए कि इमारत शरिया को खुद आपस में लड़ा दिया गया है। इस मामले को लेकर के आप जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।